सो हेलो फ्रेंड्स, एस्पेस प्लानिंग की न्यू वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। और जहां पर आज हम जानेंगे कि आप एक आईएएस ऑफिसर कैसे बन सकते हो। तो हम यहां पर आपको आज की वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, जहां पर हमारे मेन पॉइंट्स रहेंगे कि आईएएस कौन होता है, यदि आप एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो तो उसके लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, इसमें एज लिमिट कितनी होती है, आप इसके एग्जाम के कितने अटेम्प्ट्स ले सकते हो, साथ ही यदि आप एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो तो इसके लिए आपको किस चीज का एग्जाम देना पड़ेगा, साथ ही इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस का हम आपको जवाब देंगे और इस वीडियो में आपको बहुत बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि सपोर्ट टाइम पे आपका भाई आपको हमेशा सपोर्ट करते रहता है। तो चलो आपको बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इन सब चीजों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि आईएएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर जो आईएएस का फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और जिसका हिंदी मीनिंग होता है भारतीय प्रशासनिक सेवा। और जो आईएएस का एग्जाम है वो यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाता है। जैसे कि हमने इसके प्रीवियस वीडियो में बात करी थी कि एनडीए का एग्जाम भी यूपीएससी कंडक्ट करती है, और जहां पर यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यूपीएससी आईएएस जैसे पोस्ट की तरह और भी पोस्ट पर पोस्टिंग निकालती है, जैसे कि आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, इस तरीके से बहुत सी पोस्ट के लिए पोस्टिंग निकालती है। तो आईएएस ऑफिसर की पोस्ट क्या रहती है? तो जो आईएएस ऑफिसर की पोस्टिंग होती है वो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर और जैसे कमिश्नर होते हैं, ये सब आईएएस की पोस्ट पे ही आते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो आईएएस के लिए तैयारी करते हैं, क्योंकि उनका ये ड्रीम रहता है कि वो भी एक आईएएस ऑफिसर बने, और उनके लिए इन्फॉर्मेशन जाननी बहुत जरूरी होती है। और आईएएस तो वैसे भी हमारे देश की सबसे बड़ी पोस्ट है, जहाँ पर आप अपने पूरे शौक पूरे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो वेतन मिलता है वो भी बहुत तगड़ा मिलता है। इसलिए हर एक स्टूडेंट का ये सपना रहता है कि वो आईएएस और पीसीएस बने, क्योंकि इसमें आपको पोस्टिंग में बहुत बड़ी मिलती है। जहाँ पर अभी पहले बता ही चुका हूँ कि आप कलेक्टर, कमिश्नर, डीएम, मतलब जितनी भी हेड पोस्ट होती है वहां पर आपका सिलेक्शन होता है। तो आप समझ ही सकते हो कि इसमें सैलरी भी कितनी तगड़ी होगी। यदि आप एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो तो उसके लिए एज लिमिट जानना भी तो जरूरी है कि आप कितने साल के होने चाहिए, जहाँ पर आप आईएएस का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो और एक आईएएस ऑफिसर बन सकते हो। किसी भी करियर ऑप्शन में एज लिमिट जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट की किसी की एज ज्यादा हो जाती है तो किसी की एज कम, तो उन्हें भी जानना जरूरी होता है कि हमारी एज कितनी होनी चाहिए ताकि हम इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हो। तो चलो जानते हैं कि आईएएस ऑफिसर में हमें कितनी एज चाहिए होती है जहां पर आप आईएएस का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो इसमें 3 तरह की कैटेगरी के लिए अलग अलग एज होती है, और यहाँ पर जो 3 तरह की कैटेगरीज होती है वो सबसे पहले होती है जनरल, और जो दूसरी होती है वो होती है ओबीसी, और जो तीसरी होती है वो होती है एससी और एसटी, जहाँ पर उन्हें अपनी एज में कुछ छूट भी मिल जाती है। और एज के साथ साथ एग्जाम में भी कई तरह की छूट मिलती है, मतलब जो उनके मार्क्स काउंट होते हैं वो यदि थोड़ा सा कम मार्क्स भी रहते हैं तो उनके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। आई नो आप सब में से इन सब चीजों को ज्यादातर लोग जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उनकी नॉलेज के लिए मैं ये सब बता रहा हूँ, और उनके लिए आसान हो जाता है कि वो किसी भी एग्जाम को इजीली क्रैक कर जाएं। तो चलो आपको बताते हैं कि इन कैटेगरी पर क्या क्या एज लिमिट होती है। जो जनरल की एज लिमिट होती है वो होती है 21 ईयर से 32 ईयर तक, मतलब आप 21 साल से 32 साल के होने चाहिए। जनरल वालों को इसमें कोई भी छूट नहीं मिलती है, और 21 से 32 साल की एज वाले ही इसका एग्जाम दे सकते हैं। और जो सेकंड कैटेगरी है वो है ओबीसी। ओबीसी में थोड़ा सा छूट मिल जाती है, जहां पर ओबीसी के लिए एज लिमिट है 21 ईयर से 35 ईयर तक, मतलब यहाँ पर 21 साल से 35 साल के लोग आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। और जो हमारी तीसरी कैटेगरी है वो होती है एससी या एसटी, तो यहाँ पर इन्हें भी एज में थोड़ी सी छूट मिल जाती है, जहाँ पर इनकी एज लिमिट होनी चाहिए 21 ईयर से 37 ईयर तक, मतलब यहाँ पर 21 साल से 37 साल के बीच के लोग यहाँ पर एग्जाम दे सकते हैं और एक आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। तो यहाँ पर एज लिमिट में जनरल के कंपैरिजन में ओबीसी को 3 साल की छूट होती है, और वही दूसरी ओर जनरल के कंपैरिजन में एससी और एसटी वालों को 5 साल की छूट होती है, जहाँ पर आप देख ही सकते हो कि कितना बड़ा डिफरेंस है। और इससे पहले मैं आपको बता ही चुका हूँ कि एग्जाम में इनके जो मार्क्स आते हैं उसमें भी इनको छूट मिल जाती है। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा जनरल वालों के लिए टफ हो जाता है, लेकिन यदि आप भी तगड़ी मेहनत करोगे तो आपको भी कोई नहीं रोक सकता है कि आप एक आईएएस ऑफिसर ना बन पाओ। तो आपका एकमात्र हार्ड वर्क है जो आपको इस लेवल तक ले जाता है। तो इसलिए अपने हार्ड वर्क के साथ अपने स्मार्ट वर्क को तो इम्प्लीमेंट आपको करना ही होगा, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि यदि आप किसी मुश्किल में पढ़ते हो तो आपके हार्ड वर्क के साथ किया गया वो स्मार्ट वर्क ही काम आता है, जो यहाँ पर आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालता है। तो इस एज लिमिट पे ये सारे लोग एलिजिबल होते हैं आईएएस ऑफिसर बनने के लिए। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जहां पर हम बात करेंगे कि यदि आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो तो इसके लिए आपको किस चीज का एग्जाम देना पड़ेगा। तो उसके लिए जो एग्जाम देना पड़ता है वो होता है सिविल सर्विस एग्जाम। अगर हम ये कहते हैं कि वो आईएएस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो एक प्रकार से गलत हो जाता है, क्योंकि जो आईएएस, पीसीएस और कई पोस्ट के लिए तैयारी करता है तो वो सब सिविल सर्विस एग्जाम के अंडर में आते हैं। तो
तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वो सिविल सर्विस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है। इसके बजाय यदि हम ये कहते हैं कि वो आईएएस ऑफिसर के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, जहां पर हम ये जानेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। यदि आपने इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है और आप इसका एग्जाम देने जा रहे हो तो इसमें क्या स्टेप्स रहेंगे जहां पर आपका सिलेक्शन होगा। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो 3 स्टेप में रहेगा। फर्स्ट प्री एग्जाम होगा, दूसरा मेंस एग्जाम होगा, तीसरा होता है इसमें इंटरव्यू। तो इन 3 टाइप में आईएएस ऑफिसर के लिए प्रोसेस होता है, जहां पर यदि आप इन एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हो तो आप एक आईएएस ऑफिसर बन जाते हो। और ये एग्जाम थोड़ा हार्ड भी होता है, तो इसलिए यदि आपका ड्रीम है कि आप एक आईएएस ऑफिसर बने तो इसके लिए आपको हार्ड वर्क भी करना ही पड़ेगा। और यदि आपने सोचा है कि मैं अपने टारगेट को अचीव करके रहूंगा तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो थोड़ा सा इसके अंदर के बारे में जान लेते हैं कि जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है इसमें ये 3 स्टेप तो होते हैं, लेकिन इनके अंदर क्या क्या एग्जाम्स होते हैं, कितने पेपर्स होते हैं, ये सब जानते हैं। तो यहाँ पर जो प्री एग्जाम होता है उसके 2 पेपर होते हैं, एक तो जनरल स्टडी का और दूसरा सीसेट का। जहाँ पर सीसेट आपका क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, मतलब आप जनरल स्टडी के एग्जाम को क्लियर करके यदि आप सीसेट का भी एग्जाम क्लियर कर देते हो तो यहाँ पर आप मेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो यदि आप प्री एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हो उसके बाद आपको देना पड़ता है मेंस एग्जाम, जहाँ पर आपके 9 पेपर होते हैं, जिसमें 2 एग्जाम आपके लैंग्वेज के होते हैं और एक एस्से का होता है। साथ ही 4 पेपर जनरल स्टडी के होते हैं और जो 2 पेपर होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं, जहाँ पर आपको इनका एग्जाम देकर इन्हें क्वालिफाई करना होगा, तब जाके होता है आपका इंटरव्यू। तो मतलब यदि आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो तो पहले मेन ये 2 स्टेप को तो आपको क्लियर करना ही होगा, मतलब प्री एग्जाम का और मेंस एग्जाम का। तब जाके बारी आती है इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू के बाद आपकी मेरिट बनाई जाती है और ये मेरिट मेंस एग्जाम और इंटरव्यू के ही बेस पे बनाई जाती है। मतलब आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि प्री एग्जाम को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाता है। इसके अकॉर्डिंग जो आपके मार्क्स होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनाई जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं कि आईएएस एग्जाम के लिए आप कितने अटेम्प्ट दे सकते हो। तो यहाँ पर भी अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग रूल्स बनाए गए हैं। मतलब जो जनरल है वो थोड़ा सा कम अटेम्प्ट दे सकते हैं, उसके बाद जो ओबीसी कैटेगरी के है वो जनरल से थोड़ा सा ज्यादा अटेम्प्ट दे सकते हैं, और जो एससी एसटी है वो उससे भी ज्यादा बार। तो चलो जानते हैं कि हम एग्जैक्ट कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो जो जनरल होते हैं वो 6 बार इसका एग्जाम दे सकते हैं, और जो ओबीसी होते हैं वो 9 बार इसका एग्जाम दे सकते हैं। साथ ही जो एससी और एसटी होते हैं वो इसका एग्जाम कितनी भी बार दे सकते हैं, मतलब उनके लिए अनलिमिटेड चांसेस रहते हैं। और यदि आपने केवल एप्लीकेशन फॉर्म भरा है और उसका आपने एग्जाम नहीं दिया है तो आपका कोई भी अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। जितनी बार आप एग्जाम देते हो तो उसे आपके अटेम्प्ट में काउंट किया जाएगा। तो इसी के साथ अपने लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, जहाँ पर हर एक स्टूडेंट इसके बारे में जानने के लिए बहुत इच्छुक होता है। तो वो हमारा लास्ट पॉइंट है, सैलरी कितनी होती है इसमें। यदि आप एक आईएएस ऑफिसर बन जाते हो तो इसमें आपकी सैलरी कितनी होगी। तो जो इसमें बेसिक सैलरी होती है वो होती है 56,000, और जो आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है और जब आपकी ट्रेनिंग के दौरान इसमें सैलरी होती है वो लगभग 30 से 36,000 के बीच में आपको मिलता है। और जब आपको 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तब आपको इसमें 78 से 80,000 रुपए पर मंथ मिलता है। और इसकी जो हाईएस्ट सैलरी होती है वो 2.5 लाख पर मंथ के हिसाब से यहाँ पर होती है। तो क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं आईएएस ऑफिसर इंडिया की सबसे बड़ी पोस्ट है, तो यहाँ पर आपकी सैलरी ऐसे ही होती है। तो ये सब प्रोसेस होता है एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, जहाँ पर हमने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। तो इस तरीके से आप आईएएस ऑफिसर का एग्जाम दे सकते हो। और यदि आपका ड्रीम है कि आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तो उसके लिए आपको जी जान लगाकर मेहनत करनी होगी। आप चाहो तो इसकी कोचिंग भी कहीं से ले सकते हो, और इसके जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। तो अपना करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखना। तो यदि आईएएस ऑफिसर कैसे बनना है इस चीज की इन्फॉर्मेशन आपको मिली है तो प्लीज दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करना। और यदि इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सपोर्ट टाइम पे आपका भाई आपको हमेशा सपोर्ट करते रहता है। साथ ही हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।